प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया है जून 2025। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है। इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज किया गया है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा रिस्क है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई ने एक्चुअली बोला क्या है, उसका मतलब क्या है, और साथ ही इन्वेस्टर्स को इस तरह के मार्केट कंडीशन में एक्चुअली करना क्या चाहिए। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एज ऑलवेज पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं कि भाई आरबीआई ने ऐसा क्या बोल दिया वैल्यूएशंस को लेकर, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन इक्विटी वैल्यूएशन को लेकर आरबीआई को क्या बोलना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, निफ्टी इंडाइसेस वैल्यूएशन फॉरवर्ड पी सितंबर 2024 पीक, क्योंकि पीक तो आया था सितंबर 2024 ना, उसके बाद से मार्केट लगातार गिरा, उसके बाद फिर पिछले कुछ महीनों से रिकवरी आया है। ठीक है, और डेटा है जून 2025, तो लेटेस्ट जो डेटा है वो है 10 जून 2025 का। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये देखिए एवरेज है, ये सितंबर 24 का वैल्यू है और ये जून 25 मतलब 10 जून 25 का वैल्यू है 2025। प्राइस टू अर्निंग क्या होता है? प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पी लिया गया है। फॉरवर्ड पी का मतलब ये हुआ कि प्राइस तो ऑफ कोर्स शेयर प्राइस है, करंट शेयर प्राइस, लेकिन अर्निंग्स जो है, अर्निंग पर शेयर, वो हम एक साल बाद का लेते हैं, नेक्स्ट 12 मंथ्स का। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स का कैसे लेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स का तो हमको अभी पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा, तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इस तरह का अर्निंग्स आएगा, उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस है। निफ्टी 50 का अगर वैल्यू देखें ना, तो सितंबर 24 टॉप पे था और जून 25, तो देखिए दोनों लगभग एक जैसा है ना। सितंबर 25 देखिए यहाँ पे ये मार्क है, ट्रायंगल मार्क है, और रेड मार्क है जून 25। ठीक है, तो लगभग एक जैसा ही है, कोई खास डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला वैल्यूएशन वाइज। ठीक है, क्योंकि सितंबर में टॉप था, तो टॉप के मुकाबले वैल्यूएशन कहाँ है? लगभग वहीं पे है। नेक्स्ट 50 को देखें तो ये भी लगभग वहीं पे है, मतलब थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो सितंबर के मुकाबले थोड़ा सा नीचे है रेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, सितंबर के मुकाबले अभी भी गिरा हुआ है अगर देखें तो। ठीक है, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स देखें तो गैप थोड़ा कमा है। ठीक है, क्योंकि सितंबर में बहुत ऊपर मार्केट चला गया था ना, उसके बाद बहुत गिरा, उसका रिकवरी आया, लेकिन अभी भी मतलब मिड कैप्स में रिकवरी अभी भी गुंजाइश है, मिड कैप 100 में। ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप में काफ़ी हद तक कवर अप कर लिया है, और लार्ज कैप में तो लगभग उतना ही आ गया है। ठीक है, निफ्टी 500 में देखें तो लगभग बराबर हो गया है। निफ्टी बैंक देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर ही ऊपर चला गया है, मतलब कि वैल्यूएशंस, क्योंकि निफ्टी का अगर देखें तो रिटर्न्स, बैंक का थोड़ा रिटर्न ज़्यादा आया है ना रिसेंट टाइम्स में, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड अर्निंग ग्रोथ टू जस्टिफाई एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन। ठीक है, ये देखिए सेकंड वन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रिक्वायर्ड अर्निंग ग्रोथ टू जस्टिफाई एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन। मैंने हमेशा बताया है आपको ना, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा है उसके अर्निंग ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि भाई कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा आ रहा है, उसी के आधार पे तो उसका स्टॉक प्राइस डिपेंड करेगा ना। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स इधर उधर का जो भी न्यूज़ है, वर्ल्ड में कहीं कुछ हो गया, उसके आधार पे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे करता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमेशा ही अर्निंग ग्रोथ पे मैटर करता है, अर्निंग ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि भाई अर्निंग ग्रोथ किस तरह का है और वैल्यूएशन किस तरह का, कंपैरिजन, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। निफ्टी 50 का देखें ना, तो जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो 10.4% का है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ इस तरह का आएगा निफ्टी की कंपनीज का, निफ्टी 50 की कंपनीज का। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल मल्टीपल है ना, रिक्वायर्ड ग्रोथ टू रिटर्न टू हिस्टोरिकल मल्टीपल, मतलब जिस तरह का वैल्यूएशन है उस तरह के वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए ये जो अर्निंग ग्रोथ है वो 14.4% होना चाहिए। तो देखिए एक गैप आ रहा है ना, वैल्यूएशन ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि अर्निंग ग्रोथ तो कम है लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया। तो अगर इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है तो अर्निंग ग्रोथ को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो लार्ज कैप तो फिर भी ठीक है, थोड़ा गैप है। देखिए अब मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए कितना बड़ा गैप है। ठीक है, मिड कैप में अर्निंग ग्रोथ, मिड कैप 100 में अर्निंग ग्रोथ 17% के आसपास होने का है उम्मीद, लेकिन यहाँ पे इसको अगर जस्टिफाई करना है जिस तरह का वैल्यूएशन है तो वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ आपको 28% का चाहिए। ठीक है, स्मॉल कैप में 17% के आसपास का उम्मीद है अर्निंग ग्रोथ, लेकिन जिस तरह का वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको 30% से भी ज़्यादा का अर्निंग ग्रोथ चाहिए। कितना बड़ा गैप है,
और निफ्टी 500 में भी, इसमें तो टॉप 500 होते हैं, यहाँ भी आपको गैप दिख रहा है ना, 11 का चल रहा है और 16 के आसपास का चाहिए। तो देखिए इसी से पता चलता है कि अर्निंग ग्रोथ अभी भी कंपनीज का क्योंकि नहीं आ रहा है ना। ये स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ईयरली अर्निंग पर शेयर प्रोजेक्शन निफ्टी 50 का, लार्ज कैप की कंपनीज का ना। तो देखिए ईपीएस ग्रोथ, दैट इज प्रॉफिट ग्रोथ, इसको समझे कंपनीज का। देखिए यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ कितना नीचे चला गया था ना, यही सितंबर अक्टूबर का पीरियड है जब मार्केट बुरी तरह से गिरा था, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ हमारा बहुत डाउन चला गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर गया, ठीक है, वहाँ पे फिर से यहाँ पे देखे तो थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अभी भी अर्निंग ग्रोथ देखे तो कोई खास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अर्निंग ग्रोथ अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आने वाले महीनों में, इनफैक्ट क्वार्टर्स में वापस आएगा, क्योंकि आरबीआई बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके कारण आने वाले क्वार्टर्स में धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। लेकिन हाँ अभी तो नहीं हुआ है, यही चीज़ आरबीआई बोला कि देखिए अभी तो अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रहा, आएगा तब वहाँ पे, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट ना करें। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको भी ध्यान से समझिए, ठीक है। इक्विटी इंडाइसेस फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई, ठीक है। तो यहाँ सितंबर लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था ना, तो वहाँ से देखें तो देखिए ज़्यादातर आप देख रहे हैं रिकवरी कर चुका है, थोड़ा अभी भी गिरा हुआ है लेकिन ज़्यादातर रिकवरी कर चुका है, ठीक है। ये सब जो डिटेल्स है ना जून 10, 2025 का है, ठीक है। निफ्टी 50 -4% से अभी भी डाउन है, सभी थोड़ा बहुत ही डाउन है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा गैप है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले अभी भी थोड़ा डाउन है। ये भी देखिए इंटरेस्टिंग है, MSCI इंडाइसेस YTD रिटर्न्स, ठीक है, किस तरह का रिटर्न, USD डॉलर्स में रिटर्न शो किया गया है। तो देखिए इंडिया में रिटर्न तो आया है, लेकिन हाँ बाकियों के मुकाबले बहुत कम रिटर्न आया है। US का भी रिटर्न देखिए तो कम आया, क्योंकि वैल्यूएशन यहीं ज़्यादा था, US का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन था, उसके बाद इंडिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन था, बाकियों का वैल्यूएशन रिलेटिवली कम था। देखिए कोरिया में रिटर्न कितना ज़्यादा आया, ब्राज़ील, चाइना, इमर्जिंग मार्केट्स, जापान, यहाँ का जो रिटर्न है रिलेटिवली कहीं ज़्यादा है, YTD प्राइस रिटर्न है US डॉलर्स के टर्म्स में। नाउ जान लेते हैं कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे तो कोई कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। देखिए इस तरह का जो भी ओवर वैल्यूएशन का इशू होता है ना, वो दो तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न रेज करता है। एक तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स ना, कुछ दिनों का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ऑफकोर्स बहुत बड़ा कंसर्न है अगर मार्केट ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और दूसरे उस तरह के इन्वेस्टर जो कि बहुत बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लमसम, बहुत बड़ा लमसम, ठीक है। इन दोनों इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे ऑफकोर्स कंसर्न होना चाहिए। लेकिन वैसे इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आए हैं ना, मतलब मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स, वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट सिक्लिकल होता है, ओवर वैल्यूड होगा फिर नीचे जाएगा, फिर ओवर वैल्यूड होगा फिर नीचे, चलता रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ना अच्छी तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाए, उसे अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके रखे और लॉन्ग टर्म तक बने रहे, कंसर्न नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये ध्यान में रखें कि अगर कोई भी चीज़ ओवर वैल्यूड है तो वहाँ पे बहुत बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे ट्रांचेज में ना, म्यूचुअल फंड्स है तो SIP, STP वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, या फिर बड़ा पैसा है तो एटलीस्ट 3-4 ट्रांचेज में उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी तरह स्टॉक्स के लिए भी जा रहे हैं तो पर्टिकुलर स्टॉक को देखें वैल्यूएशन कैसा है, अगर वैल्यूएशन रीजनेबल है तो वहाँ भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा बेच दें, उसके जब मार्केट पूरी तरह से गिर जाए तो फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो अपना धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहता हूँ, और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। मार्केट का वैल्यूएशन अप डाउन होता रहता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।